और ठीक है, 0.5% पौन % तो हमने अमेरिका को कई बार गिरते देखा है, बट आज इतना ज्यादा शार्प रिएक्शन उस पर क्यों आ रहा है? दीप, एक ही चीज है जो बदली है, और वो ये कि डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर 110-50 पर पहुंचना दिख रहा है। देखिए, डॉलर का बढ़ना दो चीजों की वजह से, एक, आपका कॉन्फिडेंस किसी और एसेट क्लास में नहीं है, सिर्फ डॉलर में है। और डॉलर के बढ़ने का असर ये होता है कि जितना डॉलर बढ़ेगा उतना इक्विटी मार्केट के लिए, कमोडिटी मार्केट के लिए और दूसरे देशों की करेंसी के लिए खराब होता है। यानी कि डॉलर के सामने दूसरे देशों की करेंसी कमजोर होगी, चाहे आप उसे डॉलर का मजबूत होना मान लें या किसी दूसरी करेंसी का कमजोर होना। राइट, बात हुई तो एक करेंसी मार्केट पर असर आता है। जैसे ही डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, सोना, चांदी और बाकी कमोडिटीज के दाम भी कम होते हैं। जैसे ही डॉलर इंडेक्स या डॉलर का मजबूत होना होता है, वैसे आपको इक्विटी मार्केट में भी पैसा आना कम होता है, और इक्विटी में थोड़ा लोग पैसा निकालते हैं। स्पेशली जब डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकालते हैं, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स या फिर जो हमारे देश जैसे देश हैं जहां पर एफआईज आकर पैसा लगाते हैं, तो उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है। और क्योंकि उन्होंने वो डॉलर लेके आए, डॉलर से उसने रुपए में कन्वर्ट किया, रुपए में पैसा लगाया, अब जब बेचेंगे वापस रुपए आएंगे फिर डॉलर खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, साल 1.5 साल पहले अगर वो 65 रुपए के दाम पर जब डॉलर था तब वो पैसे लेके आए, और आज 80 है, राइट, तो आपके $15 तो ऐसे ही चले गए। बिल्कुल, यानी कि लगभग 25% रिटर्न तो आपका नेगेटिव वैसे ही हो गया, खाली करेंसी की कमजोरी होने की वजह से। करेक्ट। तो इस वजह से जब भी डॉलर इंडेक्स मजबूत होने लगता है, जब भी डॉलर मजबूत होता है, डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना और डॉलर का मजबूत होना एक ही बात है। डॉलर इंडेक्स 6 करेंसी से मिलकर बना है। डॉलर उनके ये बाकी दुनिया की 6 बड़ी करेंसी डॉलर के सामने किस तरह से ऊपर नीचे होती है, उसका इंडेक्स है। सो अगर डॉलर मजबूत होता है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि छोटे मार्केट्स के, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, बाकी करेंसीज के लिए और कमोडिटीज जिसमें आपका सोना चांदी आ गया, कच्चा तेल आ गया, मेटल्स आ गए, आमतौर पर इन सब के लिए नेगेटिव माना जाता है। तो कल की गिरावट के पीछे एक बड़ा कारण तो डॉलर की मजबूती हुई। दूसरा बड़ा कारण भी वापस से आप देखिए, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 3.35 पर पहुंच गया, 3.35, जो हाल ही के समय का हाईएस्ट बॉन्ड यील्ड है। इसका मतलब क्लियर कट है कि अब और इस सितंबर की पॉलिसी में भी आप $0.1% के लिए मानकर चलिए कि आनी है। सो अमेरिका में मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड ही होगा, लगातार तीसरी बार $0.1%। आज तक कभी हुआ नहीं इतिहास में। लगातार तीसरी बार अगर फेड $0.1% दरें बढ़ाए तो उसके क्या मायने हो सकते हैं आप समझ लीजिए। सो आई थिंक बढ़ती हुई ब्याज दरें दूसरी चीज है जो इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं है। ब्याज दरों का बढ़ना हमेशा इक्विटी मार्केट के लिए खराब माना जाता है। इक्विटी मार्केट में तेजी का वक्त वो होता है जब ब्याज दरें कम हों, मंदी का वक्त होता है जब ब्याज दरें बढ़े। तो नेचुरली अब धीमे धीमे जिस तरह से, धीमे धीमे तो नहीं कहूंगा, तेजी से जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ रही है वो भी इक्विटी मार्केट का मूड बिगाड़ने का काम कर रही है। 2 कारण। तीसरा कारण आर्थिक मंदी, आर्थिक धीमापन। आप मतलब जिसको थोड़ा पॉजिटिव रहना वो धीमापन बोलता है, जिसका मूड खराब है वो मंदी बोलता है। करेक्ट। सो लेकिन है क्लियर कट ये कि नीचे जानी है इकोनॉमी, वो क्लियर कट है, वो डायरेक्शन साफ है। खाली ये कि रेसेशन के जो टिपिकल सिग्नल होते हैं ऐसे जिनकी वजह से आपको लगता है कि रेसेशन है, यानी कि नौकरियां नहीं है, मतलब आप सोचो कि मूड माहौल बहुत खराब है, डिफॉल्ट हो रहे हैं, कई सारे कॉर्पोरेट्स और कई सारे बैंक्स उड़ रहे हैं, वैसा माहौल नहीं है, नो डाउट। लेकिन टेक्निकली तो मंदी है। तो उस टेक्निकल मंदी और एक्चुअल मंदी के बीच की जो कश्मकश है वो आपको अमेरिकी बाजारों में दिख रही है। एक्चुअल मंदी मानने वाले लोग ये कहते हैं कि नहीं यार ऐसा कुछ खास खराब है नहीं, माहौल ठीक है, डेटा में आया होगा तो हमें ऐसा कोई डर नहीं लगता। लेकिन जो टेक्निकली और जो आगे का शायद जिन लोगों को आउटलुक खराब दिखता है इन सब के चलते ये और तेजी से ब्याज दरें बढ़ेंगी तो वो कहीं न कहीं मांग पर, डिमांड पर, ग्रोथ पर असर डालेगी। वो सब मिलाकर जो है ना वो अमेरिकी बाजारों को उठने नहीं दे रहे। सो आई थिंक ये बड़ी चिंता की बात है। एक इंटरेस्टिंग डेटा दीप है कि पिछले 7 सालों में, 6 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है 2016 के बाद लगातार 7 दिन नैस्डैक गिरा है। एग्जैक्टली। जबकि ये 2020 के कोविड के वक्त भी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 7 दिन गिरा। 7 दिन नहीं था। अभी जब ऊपर से 30-35% नैस्डैक गिर गया तब भी ऐसा नहीं हुआ लगातार 7 दिन गिरा हो। सो अब इसमें 2 चीजें हैं और 7 में से 6 दिन डाउ भी गिरा है, सिर्फ एक दिन 150 पॉइंट बढ़कर आया था। अदरवाइज 7 में से 7 दिन उनका भी हो जाता है। सो आई थिंक 2016 में खाली 9 दिन तक लगातार गिरा था। सो नैस्डैक अगर उस लिहाज से देखें अगर आप डाउ को निफ्टी मान ले, नैस्डैक को बैंक निफ्टी मान ले, ठीक है,
Correct, वैसा ही है। हाँ वैसा ही है। तो वो ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा फास्ट मूव देता है। Exactly. राइट। अगर उस लिहाज से आप देखें, नेगेटिव साइड पे सोचेंगे तो ये कि लगातार 7 दिन गिरना अच्छे संकेत नहीं है, बहुत खराब माहौल है, कमजोरी है, ये वो ऐसा। दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड पर आप देखें तो भाई इतना गिर गया, एक तरफा गिर गया, इससे ज्यादा क्या है? ऐसा तो 2020 में भी नहीं हुआ था। तो आई थिंक दोनों के बीच में कश्मकश है। डाउ भी कमजोर हो रहा, उसके ऊपर आप देखिए जो कल की गिरावट हुई वो अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि कल जब हम बंद हुए 150 पौने 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, लगभग 100 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर थे। उसके विपरीत उतना ही जाकर गिरे, यानी कि 350 पॉइंट की गिरावट तो आपको एडजस्ट करनी है डाउ पर, पौने 200 पॉइंट की गिरावट एडजस्ट करनी है नैस्डैक पर, कल की क्लोजिंग के लिहाज से देखें। प्लस ये तो अभी डाउ फ्यूचर और 150 ऊपर है, सॉरी 150 नीचे, यानी कि आपको 500 पॉइंट की गिरावट एडजस्ट करनी है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो 3:30 बजे से 9:15 बजे के बीच में 500 पॉइंट डाउ कमजोर हो गया इफेक्टिवली, ऐसे कैलकुलेट करें तो। और नेस्डेक आपका करीबन 250 पॉइंट कमजोर हो गया। तो फिर उस हिसाब से 200 पॉइंट कितना बनता है, वाजिब है, ये वाजिब है। सो आई थिंक ग्लोबली थोड़ी सी चिंताएं बढ़ रही है। इमीडिएट फैक्टर आपको डॉलर इंडेक्स से मिल रहा है, बॉन्ड यील्ड से मिल रहा है अमेरिका में, लेकिन जो सेंटीमेंट है वो आर्थिक मंदी, धीमापन, कमजोरी की आशंका में थोड़ा मार्केट वहां के खराब होते हुए दिख रहे हैं।